जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग इतिहास सेक्शन से संबंधित जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। वैसे यह मौर्य साम्राज्य का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य का उत्थान जो है किन परिस्थितियों में होता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने, उनके गुरु चाणक्य के बारे में हम लोग जाने और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में हम लोग जाने। और आज जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक यानी अशोक महान के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके कुछ उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करते हुए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण उनके जो है प्रशासन संबंधी जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो है एक बार आप लोगों से फिर कह दूं कि यह जो मेरा संकलन है यह अपने आप में एक अद्भुत संकलन है। आप लोग कोई अन्य पुस्तक पढ़ते होंगे लेकिन इस प्रकार जो है क्रमवार से सिस्टमेटिक ढंग से जिस प्रकार मैं यहाँ जो है आप लोगों के सामने यह कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ यह एक अद्वितीय जो है प्रस्तुति है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास शुरू करें उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। सफलता शक्ल देख के कदम नहीं चूमती। सफलता शक्ल देख के यानी चेहरा देख के कदम जो है कदम नहीं चूमती। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। तो दोस्तों आइए जो है आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अशोक का कार्यकाल जो है दोस्तों 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का जो है रहा। अशोक के बारे में पहले हम लोग जान ले उनके व्यक्तिगत जो है परिचय के बारे में और जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है धर्म ग्रंथ है जिससे यह जानकारी हमें मिलती है अशोक के बारे में। तो दोस्तों जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। यानी जो है बिंदुसार की इच्छा न थी जो है कि अशोक जो है सत्ता हासिल करे, लेकिन बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है क्या करता है अशोक शासन को अपने हाथ में लेता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो है महाबोधि वंश तथा तारानाथ जो तिब्बती लेखक थे उनके अनुसार जो है सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके ही अशोक जो है शासन में आता है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। इससे भी यह जो है दोस्तों जाहिर होता है कि वह भले ही 273 ईस्वी पूर्व में जो है सत्ता हथिया लेता है लेकिन वह जो है 273 ईस्वी पूर्व के 4 वर्षों बाद जो है राज्याभिषेक करता है। अर्थात जो है बीच बीच में वह क्या कर रहा था अपने विरोधियों को जो है अपने रास्ते से जो है हटा रहा था। यह भी स्पष्ट होता है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी का स्रोत जो है दोस्तों बौद्ध ग्रंथों दिव्यावदान व सिंहली अनुश्रुति से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। और इसी जो है अशोक वर्धन जो है नाम से ऐसा लगता है कि जो है दोस्तों अशोक का झुकाव भी जो है वह हिंदू धर्म की तरफ जो है था। ईरानी शैली जिसका जो है दारा प्रथम जो है आविष्कार करता है उसमें अशोक को जो है देवनाम प्रिय कहा जाता है। अर्थात जो है देवताओं का प्रिय यानी देखने में सुंदर तथा देवनाम प्रियदर्शी जो है आदि अन्य जो है उपाधियां अशोक को मिलती है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का जो है राज्यपाल यानी उपराजा था। साम्राज्य विस्तार के बारे में हम लोग यहाँ देखें दोस्तों तो असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर समस्त भारतवर्ष जो है उसके यानी अशोक के साम्राज्य में था। यानी अशोक का जो साम्राज्य था वह जो है भारत के बड़े भूभाग पर विस्तृत था।
जैसे कहा जा सकता है कि उसका साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान से लेकर और दक्षिण में कर्नाटक तक और जो है दोस्तों पश्चिम में कठियावाड़ से लेकर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक जो है अशोक का साम्राज्य का विस्तार था। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में। तो अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अपना राज्याभिषेक जो है 269 ईस्वी पूर्व में करता है। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस जो है युद्ध में भारी रक्तपात होता है। लगभग जो है 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1,50,000 से अधिक लोग जो है बंदी बना लिए जाते हैं। इस प्रकार जो है दोस्तों इस युद्ध में जो जान माल की क्षति होती है उसके चलते जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक जो है अब युद्ध जो है और जो है इस सब को त्याग कर जो है सैन्य विजय को त्याग कर जो है अब जो है धर्म जो है विजय की ओर चल पड़ता है और जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों उसका वर्णन यानी उसका साक्ष्य जो है हमें कहां कहां से मिलता है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा भी गया है कि अशोक के जो है किस शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख से। इसके अनुसार जो है प्लिनी के अनुसार आखिर जो है अशोक जो है दोस्तों कलिंग पर आक्रमण करता है उसका क्या कारण था। तो इसमें भी जो है प्लिनी के अनुसार जो है कलिंग जो था वह व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही उन्नत जो है था, इसलिए अशोक उस पर आक्रमण करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है कलिंग में जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात जो है कलिंग जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। उन्हीं हाथियों को पालने के लिए जो है अशोक क्या करता है कलिंग पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा जो है शासन करता था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग यहाँ देखें कलिंग युद्ध के बारे में। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक जो है शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर में बितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर जो है शहर की स्थापना की थी, जो वर्तमान जो है दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। यह वही श्रीनगर है जिसकी स्थापना जो है अशोक जो है किया था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे अशोक और बौद्ध धर्म में क्या साम्यता थी, यानी जो है जब कलिंग युद्ध जो है अशोक जो है जीत लेता है उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसका झुकाव जो है धीरे धीरे जो है अहिंसा की तरफ जो है बढ़ने लगता है और जो है वह बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है इसी बीच में। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे कि सिहली अनुश्रुतियों दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षुक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दोस्तों यहाँ जो संकलन है यह थोड़ा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं जो है इसको यहाँ इस उद्देश्य से लिखा हूँ कि इसका क्रम जो है सिस्टमेटिक क्रम बना रहे और आप लोग चाहें तो इसको सुनकर भी नोट्स जो है बना सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि अशोक जो है को निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु जो है क्या करता है वह बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है और उसके पश्चात जो है मोगालीपुत्तिस यह वही मोगालीपुत्तिस है दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति यानी अशोक के जो शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित होती है उसका जो है ये अध्यक्षता करते हैं और इनसे जो है प्रभाव में आकर जो है वह पूर्ण बौद्ध बन जाता है। यानी मोगालीपुत्तिस के प्रभाव में आकर अशोक जो है पूर्ण बौद्ध बन जाता है और बौद्ध ही नहीं बनता है बल्कि जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अपने शासन काल में करवाता है। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को प्रदान करता है। अर्थात जो है एक अन्य ग्रंथ दिव्यावदान है। इस दिव्यावदान में जो है यह उल्लेख किया गया है कि एक उपगुप्त जो है नामक व्यक्ति ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भाबरू यानी बैराट नगर जो राजस्थान में है वहां से प्राप्त लघु शिलालेख है जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। अर्थात जो है दोस्तों अशोक जो है धम्म
यात्रा का शुरू करता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख है उसका शासनादेश है, यानी जो आदेश जो है अशोक देता था उसका जो है शासनादेश वह जो शिलालेख पर उत्कीर्ण है उससे भी प्राप्त होता है, और जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कर्ण, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नामक जो है 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। यानी इस प्रकार जो है दोस्तों हम यहाँ यह जो है देख सकते हैं, अर्थात यह साबित हो जाता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अशोक द्वारा जो है यात्रा के बारे में। तो अशोक जो है जब बौद्ध धर्म अपना लेता है तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है वह आखेट तथा विहार यात्राओं को रोककर वह धर्म यात्रा करना शुरू कर देता है। और धर्म यात्रा करने के क्रम में वह जो है दोस्तों 10वें वर्ष सर्वप्रथम वह बोध गया गया। वह बोध गया वहीं जो है दोस्तों जहां महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद जो है अपने जो है शासन के 20वें वर्ष जो है वह लुम्बिनी की यात्रा करता है। यह वही लुम्बिनी है जो दोस्तों वर्तमान जो है नेपाल की तराई में, यहाँ जो है महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। और जो है जब अशोक वहां जाता है तो उस ग्राम में जो है लुम्बिनी ग्राम को जो है कर मुक्त घोषित कर देता है, लेकिन सिर्फ वहां जो है भू राजस्व लगाता है। वो भी भू राजस्व की दर को जो है 1/6 से घटाकर जो है 1/8 कर देता है। इसके बाद जो है नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रूमीदेई एवं निगली व स्तंभ लेख मिले हैं। रूमीदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अशोक का जो है जो धर्म था। तो अशोक का धर्म जो है यह अशोक जो क्या करता था, अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए, अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए जो है अशोक ने आचारों की संहिता प्रस्तुत की और उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया। और जो है यह जो धम्म है वह राहुलवाद जो है सुत से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है देखें अशोक के धम्म के बारे में, और जो है अब देखेंगे हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में। तो अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं और खास करके अशोक के अभिलेख से ही अशोक के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वे 3 प्रकार के हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख जो है दोस्तों जो पत्थर पर जो है उत्कीर्ण हुए हैं वे शिलालेख हैं, और जो स्तंभ यानी खंभा के रूप में जो अभिलेख मिले हैं उस पर भी उत्कीर्ण लेख है, जिससे भी बारे में हमें जानकारी मिलती है। और गुहालेख से भी अशोक के शासन काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और खास करके जो है दोस्तों अभी हम लोग शिलालेख के बारे में देखेंगे। तो शिलालेख जो है दोस्तों 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान जो है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्राकुडी तथा सोपारा, ये 8 अलग अलग जो है स्थानों से जो है ये 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है दोस्तों अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और खास करके दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें अधिकांश में जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन केवल 2 जो है अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं जो है मानसेहरा जो है में प्राप्त अभिलेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक जो है भग्न अभिलेख प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ जो है दोस्तों शारेकुना यानी कंधार जो है नामक स्थान से जो है अशोक के जो है जो लेख प्राप्त होते हैं वे बाइलिंगुअल यानी द्विभाषीय अभिलेख हैं, जिस पर जो है ग्रीक तथा अरमाइक जो है लिपि का जो है प्रभाव देखा जाता है। और खास करके दोस्तों अशोक के जो ये शिलालेख हैं उनकी संख्या जो है
जो है 14 है, लेकिन इसमें जो है एक जो है अलग स्थान से प्राप्त हुआ है, लेकिन जो है इसमें अलग अलग शिलालेखों में अशोक ने अलग अलग जो है बातों का उल्लेख किया है, जिसमें कुछ प्रमुख है। जैसे प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि जो इसमें पशु बलि का निषेध किया गया है, और द्वितीय जो है शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में राजुक यानी रजुकों की नियुक्ति और जो है रजुक जो है अपने दौरा जो है के बारे में उल्लेख है। और पांचवें जो है शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्य और निर्देशों के बारे में वर्णन है। 11वां इसी प्रकार जो है 11वां स्तंभ लेख में 11वां शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। तो दोस्तों 12वां जो है शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। उसी तरफ जो है दोस्तों जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग देखें अशोक द्वारा कुछ प्रमुख जो है शिलालेखों के बारे में। अब जो है हम स्तंभ लेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्तंभ यानी खंभा के आकार का जो लेख है, जो वर्तमान में जो है दोस्तों चंपारण, बिहार के चंपारण में जो है लौरिया नंदनगढ़ जो है, और लौरिया जो है अरराज में है, रामपुरवा में है। उसी तरह से सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ जो है उसके शीर्ष भाग की अनुकृति को जो है हमारा जो है राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में हम लोग जो है जाने। अब इसके बाद जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य जो है किस प्रकार पतन होता है, कौन कौन सी परिस्थितियां जो है काबिज होती है। तो दोस्तों यहाँ जो है खास करके जो अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे जो है कमजोर थे। अशोक के बाद जो है कुणाल शासक बनता है, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। इस प्रकार जो है दोस्तों ऐसे राजतरंगनी के अनुसार उस समय जो है जालौक जो है कश्मीर का शासक था, उससे भी जो है मौर्य साम्राज्य को खतरा होता है। और इसके अतिरिक्त जो है केंद्रीय प्रवृत्ति जो थी उस कारण से भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन जो है होता है। तो यहाँ जो है भिन्न भिन्न विद्वान जो है अपना अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। जैसे हर प्रसाद जो है शास्त्री कहते हैं कि जो है मौर्य शासकों की धार्मिक नीति के चलते मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। तो दूसरी तरफ जो है दोस्तों हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य का पतन अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति के चलते होता है। मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है, उनके अहिंसक और शांति प्रिय नीति के कारण होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि उनकी आर्थिक नीति के कारण जो है उनका पतन होता है। तो वहीं जो है डीएन झा कहते हैं कि उनकी कमजोर उत्तराधिकारी के चलते जो है। तो दूसरी तरफ जो है रोमिला थापर का विचार है कि उनकी केंद्रीय प्रशासन के चलते और खास करके अधिकारी तंत्र का जो है अशिक्षित होने के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है अभी मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जाने। तो दोस्तों इसके बाद अब हम लोग जो है मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मौर्य प्रशासन जो है दोस्तों के अंतर्गत जो है ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। सत्ता का केंद्रीकरण जो है राजा में होते हुए भी राजा जो है निरंकुश नहीं होता था, और खास करके जो है उस समय गणराज्यों का धीरे धीरे जो है ह्रास होने लगता है, और जो है पूरे जो है साम्राज्य केंद्रीय स्वरूप लेने लगता है। और केंद्रीय प्रशासन मौर्य प्रशासन में जो है मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन और जो है प्रांतीय प्रशासन में जो है विभक्त था। केंद्रीय प्रशासन में जो है जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उन्हें जो है शीर्षस्थ अधिकारी जो है तीर्थ कहा जाता था। और प्रांतीय प्रशासन में जो है जो भी प्रांतों में विभक्त था उनमें प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था तो दोस्तों चक्र कहा जाता था। अशोक के समय में खास करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है
4 प्रांत थे, लेकिन वही जब अशोक का शासनकाल आता है तो अशोक का शासनकाल आते आते मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है और प्रांतों का प्रशासन जो है दोस्तों राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र के अधीन होता था। और जो है नगर प्रशासन में जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे, वैसे मुख्य रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन जो है मिलता है। और जो है नगर प्रशासन में 30 सदस्यीय जो है 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति जो है अपना अलग अलग काम करती थी, जिसमें पहली समिति जो थी वह उद्योग और जो है शिल्पों की जो है निगरानी रखती थी और दूसरी समिति जो है विदेशियों की देखरेख से संबंधित होती थी। तीसरी जो समिति थी वह जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी, जो है वर्तमान में भी जन्म प्रमाण पत्र जो है जन्म मरण के बारे में जो है प्रमाण पत्र जो बनता है यह मौर्यों की ही देन है और यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है। चौथी जो समिति थी वह व्यापार वाणिज्य का हिसाब यानी लेखा जोखा रखती थी और वहीं 5वीं जो समिति होती थी वह निर्मित वस्तुओं के जो है विक्रय का निरीक्षण करती थी कि बाजार में जो है वस्तु किस कैसे बिक रही है, किस प्रकार जो है बिक रही है। और छठी जो समिति थी वह बिक्री कर वसूल करती थी। इस प्रकार जो है दोस्तों मौर्य प्रशासन में जो है हम लोग प्रांतीय प्रशासन और जो केंद्रीय प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में जाने। अब जो है हम लोग दोस्तों देखेंगे मौर्य प्रशासन की जो है सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो वैसे दोस्तों जो है मौर्य प्रशासन जो है में सेना का जो है मुख्य सेनापति जो है वह सम्राट ही होता था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग का गठन जो है भी 6 समितियों में हुआ था और सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी जो है अंतपाल कहलाता था। प्लिनी के अनुसार जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख जो है पैदल सेना जो है 50,000 अश्वारोही, 9,000 जो है हाथी और लगभग जो है 800 रथों से सुसज्जित जो है सेना थी। और जो है दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के न्याय व्यवस्था के बारे में दोस्तों। तो वैसे जो है मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट होता था वह सर्वोच्च पद पर अर्थात जो है वही न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसका निर्णय जो है अंतिम होता था और नियम जो है बहुत कठोर था। इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और खास करके जो न्याय व्यवस्था होती थी वह सुधारवादी न होकर वह आदर्शवादी होती थी। इसमें जो है ग्राम स्तर पर भी जो है न्यायालय होते थे। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय हुआ करती थी और खास करके जो है दोस्तों कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के जो है न्याय व्यवस्था की चर्चा है। एक जो है धर्म अस्थीय न्याय और दूसरा जो है कंटक शोधन। धर्म अस्थीय न्याय में जो है दोस्तों दीवानी और फौजदारी मामले जो है चोरी डकैती ये सब जो है आदि झगड़ा ये सब होता के बारे में जो है देखा जाता था। और कंटक शोधन न्यायालय में जो है राज्य और जो है राजा के बीच में जो विवाद था उसके बारे में वर्णन था। और इसी जो है न्याय प्रणाली में जो है एक गुप्तचर व्यवस्था भी जो है प्रचलित थी और गुप्तचर व्यवस्था में जो है खास करके न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ और सैनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करती थी। और इसमें जो है गुप्तचर विभाग के अंतर्गत जो है यह विभाग जो था वह महामात्य सर्प नामक जो है अधिकारी के अधीन होता था और गुप्तचर विभाग जो है के अधिकारी को जो है गुण पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर विभाग में जो है 2 तरह से कार्य करती थी। एक जो है संस्था थी जो एक जगह रह कर जो है काम करती थी और दूसरी जो है संचार थी जो है वह घूम कर जो है सूचना जो है इकट्ठा करती थी। इस प्रकार जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो है गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। तो इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो वास्तव में मौर्य काल में जो है
पहली बार जो है राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो है मिलता है। और खास करके जो है दोस्तों उनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी वह कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार पर आधारित थी। अब हम लोग देखेंगे उनके व्यापार के बारे में। तो व्यापार जो है मुख्य रूप से जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। और खास करके जो है एग्रोनोमाई जो एक अधिकारी होता था जो है सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। और मुख्य रूप से मौर्य काल में जो है दोस्तों रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य देशों के साथ वे जो है व्यापार वाणिज्य करते थे। उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जो है मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान जो है मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के विवरणों से हमें प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। यानी वही जो वर्ण आश्रम व्यवस्था जिसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में है, तो वर्ण आश्रम व्यवस्था का भी जो है यहाँ उल्लेख है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। वही जो है दोस्तों जो है दूसरी तरफ जो है सामाजिक स्थिति के बारे में मेगास्थनी जो थे वे भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करते हैं। यानी 7 प्रकार के जो है लोग थे, जिनमें दार्शनिक जो है, किसान, अहिर, कारीगर व शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक, सभासद आदि जो है ये 7 प्रकार के जो है सामाजिक व्यवस्था थी। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अंत में जो है दोस्तों धर्म के बारे में। तो वैसे तो हम लोग जो है ऊपर देख चुके हैं कि भिन्न भिन्न जो है शासक जो है अपना भिन्न भिन्न जो है धर्म को मानते थे, लेकिन मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड जो है प्रधान वैदिक धर्म जो है अभिजात ब्राह्मण तथा जो है क्षत्रियों तक ही सीमित था। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों में जो है देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पों को देवतार कहा जाता था। खास करके जो है दोस्तों मौर्य मेगास्थनीज ने मूड निकौर जो है सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण जो है ऋषियों के जीवन जो है चर्चा पर प्रकाश पड़ता है। और जो है कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में जो है अपना निष्पात जो है थे वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े जो है यज्ञ करते थे। पाली ग्रंथों में ब्राह्मण जो है निशाल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से जो है कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी। और अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग जो है यहाँ मौर्य साम्राज्य के जो है एक बारे में एक विस्तृत अपनी जानकारी जो है लिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।